हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सी टेट एनसीईआरटी ईवीएस का कई सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। तो पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो लगभग हमने 8 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। उन क्लासेस को 3 क्लासेस में, अगर आपने वो नहीं देखी है जल्दी से उनको सबसे पहले आप जाकर के देखिए। अभी हम आगे इस समरी को नेक्स्ट चैप्टर के शुरू करने जा रहे हैं और 2 से 3 चैप्टर आज की क्लास में कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको नोट्स बनाए बिना सारी चीजें आपके दिमाग में से फिट रहे और क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत याद आ जाए कि मैंने इसमें क्या पढ़ा था। तो इसी तरीके से हम लोग शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर होगा उसका नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, ये क्लास 5th का लेसन नंबर 9 है और इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपके पेपर में प्रश्न बने हैं जहां से, उन सभी को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है वो सीखनी होगी। ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में कि ग्रुप लीडर होने की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। अगर आप ग्रुप लीडर हैं तो आप क्या करेंगे, आपके ग्रुप में जितने भी बाकी लोग हैं उन सभी की मदद करेंगे, चाहे वो सामान उठाने में हो। दूसरा, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, यानी आप सबके पीछे चलेंगे, आपका पूरा ग्रुप आपके आगे चलना चाहिए। ठीक है, तो पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ये आपकी जिम्मेदारी होगी एक ग्रुप लीडर होने के नाते। तीसरा, अगर हम बात करें कि ग्रुप के जो सदस्य ऐसे होते हैं जो चल ना पाए आगे, उसको आप हाथ पकड़ करके आगे चढ़ाएंगे। ठीक है, उसकी सहायता करेंगे। तो एक ग्रुप लीडर होने की ये सारी क्या है, जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा रुकने के लिए जगह ढूंढना, उसका प्रबंध करना भी एक ग्रुप लीडर की ही जिम्मेवारी है। इसके अलावा बीमार पड़ने पर जो भी सदस्य ग्रुप का बीमार पड़ता है उसका खास ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ग्रुप लीडर की होती है। अच्छा, इतनी सारी जिम्मेदारियां, अभी तो और भी है, देखते जाओ। सबके खाने पीने का इंतजाम करना जिम्मेदारी किसकी, ग्रुप लीडर की। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप लीडर के किसी भी सदस्य से अगर गलती हो जाती है तो उसकी सजा किसको मिलेगी, उसकी सजा मिलती है ग्रुप लीडर को, और ग्रुप लीडर को हंसते हंसते सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा अगर उसके ग्रुप का कोई भी सदस्य गलती करता है। तो ये तो देखना एक ग्रुप लीडर होने के लिए क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा विटामिन सी, आयरन की गोलियां और गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज्यादा सख्ती के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये इससे अलग है। ठीक है, ये इससे अलग है, ये आपका अलग है और पेपर में पूछा गया है कि ठंड से बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये इस तरह से आपके ऑप्शन में जरूर देखने को मिलेगा कि या तो विटामिन सी, आयरन की गोलियां और गरम गरम चॉकलेट वाला दूध क्या करता है, ठंड से बचाव करता है। ठीक है, और शक्ति देता है, तो ये उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऊपर आपने क्या देखा, अभी ये हमने देखी ग्रुप लीडर होने की जिम्मेदारियां। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें हेरफेर करके कोई गलत ऑप्शन देगा, आप तुरंत पहचान जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थम्स अप कर दीजिए एक बार फटाफट से सभी लोग जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर से कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे हम देखेंगे दोस्तों, रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। अच्छा, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वो कैसे, क्योंकि इस चैप्टर में हम बछेंद्री पाल जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने एक इतिहास रचा था माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का। उनके बारे में ये चैप्टर आपको बताएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो जानने लायक है। तो राजस्थान के झलपट्टन में टकेला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
ठीक है, 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये गांव कौन से राज्य में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। अब ये सारी चीजें आपको कथन बना के दे दी जाती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही होगा इनका। इसके अलावा बात करें, हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। कब? जब आप चट्टानों पर चढ़ते हो, उस समय आपके शरीर का जो है कोण जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए जब चट्टानों पर चढ़ते हैं। और साथ ही साथ कमर बिल्कुल एकदम सीधी होनी चाहिए, झुकना नहीं है। कब? चट्टान पर चढ़ते समय। हम ये क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हम इसके बाद जानेंगे बछेंद्री पाल जी के बारे में। तो वो बता रही है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब हम चट्टान पर चढ़ते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बताया गया है कि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की शिष्या थी बछेंद्री पाल, और ये पहली भारतीय महिला थी और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने का कीर्तिमान रचा, इतिहास रचा। ठीक है, भारत की पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर जिन्होंने फतेह हासिल की, और विश्व की थी 5वीं महिला। क्या नाम है? बछेंद्री पाल। इनके गुरु का नाम क्या है, या इनके मेंटोर का क्या नाम था? ज्ञान सिंह, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया बछेंद्री पाल जी के बारे में। अच्छा, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जो एवरेस्ट की ऊंचाई बताई गई है आपकी एनसीईआरटी में, वो कितनी है? 8900 मीटर। ठीक है, ये किसमें बताई गई है? एनसीईआरटी में। तो आपको एनसीईआरटी वाली ही याद रखनी है, भले ही कितनी भी हो, लेकिन जो एनसीईआरटी कहेगी आप वही सही मानेंगे। ठीक है, तो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8900 मीटर है। एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ? नेपाल में स्थित है एवरेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एक और यहाँ पर बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं। यहाँ से एक और टॉपिक शुरू होता है खेल खेल में। इसकी अगर बात करें, इस चैप्टर में बताया गया है कि पहाड़ी इलाके में रहने वाली एक लड़की 12 वर्ष की, ठीक है, वो क्या करती है? स्कूल से पिकनिक के लिए जाती है। वहां अपनी सहेलियों के साथ खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर की ऊंची पहाड़ी चोटी पर चढ़ जाती है। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है बछेंद्री पाल की। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष की उम्र में खेलती खेलती लगभग 4000 मीटर की ऊंची चोटी पर चढ़ जाती है। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वो वापस नहीं उतर पाती है। इनकी कहानी बताई गई है कि कैसे पता चला कि इनके अंदर वो जज्बा है फतेह करने का एवरेस्ट को, वो हिम्मत है, तो ऐसे पता चलता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब वो ऊपर चोटी पर चढ़ जाती है, वहां अंधेरा हो जाता है और वापस उतर नहीं पाती है। उतरते उतरते वहां अंधेरा हो जाता है, और वहां क्या होता था? केवल घुप अंधेरा, ठंड और डर। पास में उनके कुछ भी नहीं था और बितानी थी उनको पूरी रात। हाँ, यह एक गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना है। किसकी घटना है? बछेंद्री पाल के बचपन की। कहाँ की रहने वाली थी ये? तो गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल की ये घटना है, जिन्होंने भारत की पहली भारतीय महिला बनी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो है फतेह हासिल की, और विश्व की 5वीं महिला। इसके अलावा हम बात करेंगे, बड़े होने पर ये गई नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तर काशी। इन्होंने वहां से पहाड़ पर चढ़ने की जो है वो ट्रेनिंग ली। और कब चढ़ी फिर ये पहाड़ पर? 1984 में इनको चुना गया, बछेंद्री पाल को, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए इनको चुना गया। कब? 1984 में। फिर 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर इन्होंने 8900 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, ये समय भी कई बार पूछ लिया जाता है। क्या समय था उस समय? 1:07। किस दिन? 23 मई 1984 को। ठीक है, कौन सी चोटी पर? एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। कितनी इसकी हाइट है? 8900 मीटर है। नेपाल में पड़ती है, और नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। चलो
फिर क्या हुआ, इन्होंने वहां पर माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट तक वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। कितने मिनट? 43 मिनट। तो ये चीजें याद रखनी जरूरी है, भले ही आपको लग रहा हो कि छोटी छोटी है लेकिन जरूरी है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो गढ़वाल इनका गांव है ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, कई बच्चों के मन में आया होगा ये प्रश्न, तो मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए यहाँ पर आपको पर्वतारोहण करने के लिए या चोटी पर चढ़ने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो शिक्षक बच्चे को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिंग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग इत्यादि के चित्र दिखाकर उनको अवगत कराएगा। ठीक है, उनके साथ चर्चा करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी सामग्री जो है वो इससे संबंधित है, पर्वतारोहण से। ठीक है, आगे बात करेंगे तो डायरी के ये पन्ने संगीता अरोड़ा के खुद के अपने अनुभव है। वे केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती है और इस पुस्तक की निर्माण समिति की सदस्य है, जिस पुस्तक में इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, अभी तक पूछा भी नहीं गया है, तो कोई ज़रूरी इसमें आपके लिए नहीं है। आपको यहाँ तक याद रखना था बछेंद्री पाल के बारे में। बस हम आगे बढ़ते हैं अभी, और आगे आपका अगला चैप्टर शुरू होता है, इसका नाम है बोलती इमारतें। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने लायक नहीं है, जो समझना है वो सिर्फ इतना है। इस पार्ट में दोस्तों जिक्र किया गया है गोलकोंडा की इमारतों का, और गोलकोंडा कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना में स्थित है। बाकी यहाँ से कोई खास इस चैप्टर में नहीं मिलता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। और यहाँ पर एक और चीज है, फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल तक सुनाई देता है। यहाँ एक महल है, तो उसके दरवाजे पर खड़े होकर अगर कुछ भी बोले तो महल के भीतर तक सुनाई देता है। ऐसे यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी बातें थी। तो इसमें कोई खास ऐसी चीजें नहीं है, हम जो जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीजें जानते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका सुनीता अंतरिक्ष में। तो यहाँ हम पढ़ेंगे दोस्तों सुनीता विलियम्स के बारे में, जो कि अगर बात की जाए अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की ये दूसरी महिला है, और इनका ताल्लुक जो है वो गुजरात के अहमदाबाद से है। ठीक है, भारतीय मूल की महिला है, रहते तो ये अमेरिका में थे। और सुनीता विलियम्स जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से वहाँ पर स्पेसशिप में 360 किलोमीटर दूर गई थी, और वहां पर इन्होंने 321 दिन लगभग वहीं पर बिताए थे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है कि अंतरिक्ष से संबंधित कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि भाई क्या होता है वहां जाने के बाद। वहां जाने पर क्या होता है, हम एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते हैं, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं। ठीक है, यानी वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी की वजह से यात्री क्या होता है, उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं, एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते हैं। अंतरिक्ष में कंघी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये आपको कथन में दिया जाएगा। ठीक है, कथन मिलेंगे आपको लिखे हुए ऑप्शंस में, तो आपको पहचानना होगा कौन सा इससे संबंधित नहीं है। साथ ही सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। और इसी के साथ इस चैप्टर में एक और फैक्ट आता था कि चांद पर सबसे पहले कौन उतरा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चांद पर उतरे थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे पहले कब, अगर इसकी डेट भी पूछ ली जाए तो 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई 1969। ठीक है, 20 जुलाई 1969 की ये बात है, सबसे पहले गई थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर। ठीक हो गया, इतना कवर हो गया आप सभी का। चलो यहाँ से अब इतना ही है इस चैप्टर में, आगे बढ़ेंगे और एक और चैप्टर कवर करेंगे बसेरा ऊंचाई पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं बताती हुई चलूंगी। ठीक, बाकी ये छोड़ दीजिए। अभी क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि एक यात्री ने पूरे हमारे देश में अलग अलग राज्यों में घूम करके क्या की, घूमे
और बताया गया है कि वो जहाँ जहाँ गए वहाँ की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि मुंबई कैसा शहर है, ठीक है, लद्दाख की क्या क्या खास बातें हैं, वो चीज़ें हमें आज जाननी है। उसके लिए ये पूरी इस चैप्टर में कहानी दी गई है जिसको हमें उसकी समरी को समझना होगा। तो चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुंबई भारत की सबसे भीड़ भाड़ वाली सिटी है। और एक और चीज करूंगी मैं, आपका जब ये पूरा एनसीईआरटी की समरी खत्म हो जाएगी, एक क्लास में आपको पूरा मैप रीडिंग करा दूंगी, किस तरीके से कहाँ कौन सा राज्य है, कौन से राज्य की कौन सी चीज फेमस है जिसका जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है, वो सारी चीज आपको मैं एक क्लास में कवर वो भी करा दूंगी। ठीक है, तो मुंबई भारत के सबसे कैसी शहर है, भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए किन किन राज्य से होकर गुजरना पड़ता है, ये पूछा जाता है। तो 3 राज्यों से होकर गुजरते हैं। पहले महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता कितना है, तो 1400 किलोमीटर। ठीक है, मुंबई से दिल्ली का जो सफर है वो कितने किलोमीटर का है, तो 1400 किलोमीटर का जो दूरी है वो है। आगे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर की सड़कें पर्वतों के कारण बहुत ही कैसी होती है, कठिन होती है, जटिल होता है उन पर चलना। और लद्दाख में लेह तक पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर के कई मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। मतलब जो ये एक यहाँ पर गौरव नाम का जो यात्री था जिसने कहानी लिखी, जिसने यहाँ पर सभी राज्यों में घूम घूम कर वहाँ की विशेषताएं बताई, वही बता रहा है। मतलब उसी के शब्दों में ये चीज़ें लिखी गई है कि लद्दाख में लेह तक पहुँचने के लिए जम्मू कश्मीर के कई कठिन या मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ा। व्यक्ति पहाड़ी इलाकों में कैसे टेंट बनाते थे, नायलॉन के टेंट बनाते थे। तो ये कुछ कुछ विशेषता बताते हुए चलेगा सभी राज्यों के बारे में। आगे बात करेंगे, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, ये पूछा जाता है पेपर में, ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं, आप बताएंगे लद्दाख को। यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है, यहाँ दूर दूर तक दिखती है तो सिर्फ बर्फ से ढके हुए पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। कहाँ की बात कर रहा है, लद्दाख की। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें कि लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ जब लद्दाख में कोई जाता है उनका स्वागत वहाँ के लोग करते हैं। तो वहाँ वेलकम को या स्वागत को क्या कहते हैं, जूले जूले। ठीक है, जैसे अगर आप हमारे घर आए, मैं आपको बोलूँगी कि आपका स्वागत है, तो उसकी जगह पर वो क्या बोलेंगे, आप जूले जूले। ठीक है, जूले जूले मतलब स्वागत। तो ये आप याद रखिएगा, ये पूछ लिया जा सकता है आपसे, तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। वही बात की गई है कि मनाली कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ कैसा घर बनाया जाता है, ताशी का घर बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फिर से लद्दाख की बात की गई है। ठीक है, लद्दाख की बात की गई है कि वहाँ पर 2 मंजिला घर बनाया जाता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर यहाँ मकान बनता है। यहाँ के मकान की विशेषता है ये, उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। ठीक है, और अंदर से घर कैसा लगता है, छप्पर के जैसा लगता है। हर तरफ घास फूस बिखरी पड़ी रहती है। इसके अलावा लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ताशी और गौरव गए। ये किसकी बात की जा रही है, जहाँ ये घूमने गया था। हालांकि ऐसा नहीं पूछेगा कि कौन कौन गए, ये सिर्फ इतना आप समझना कि यहाँ पर जो इन घरों की विशेषता बताई जा रही है वो क्या है। लद्दाख के घरों की बात चल रही है, तो इन्होंने बताया कि 2 मंजिला मकान है और पहली मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह है और उनकी ज़रूरत का सामान रहता है। ठीक है, लद्दाख में जो निचली मंजिल होती है, पहली मंजिल, वहाँ पर जानवर और उनकी ज़रूरत का सामान रहता है और ऊपर की मंजिल पर उनका परिवार रहता है, यानी वो लोग रहते हैं। लेकिन जब सर्दियाँ आती है तो सर्दियों के दिनों में वो क्या करते हैं, पूरा परिवार जो है वो नीचे की मंजिल पर जानवरों के साथ ही रहने लगता है ठंड से बचाव के लिए। ठीक है, कहाँ की बात चल रही है, लद्दाख की, कि भाई 2 मंजिले मकान है। वैसे तो नीचे वाली मंजिल पर क्या होता है, वह उनके पशु और खाने पीने का सामान, जरूरत का सामान रखा होता है और दूसरी मंजिल पर वो सभी रहते हैं। लेकिन जब सर्दियाँ आती है तो वे सब परिवार के लोग जो भी वहाँ रहते हैं वो सब निचली मंजिल पर ही आ जाते हैं। और बात करें नीचे की जो मंजिल होती है उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है,
छत को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल करते हैं। और बात करें गर्मियों में क्या होता है, तो यहाँ गर्मियों की तेज धूप में वहाँ के लोग बहुत सारी फल सब्जी धूप में अपने घर की छत पे सुखाते हैं, ताकि ठंडी के दिनों में उनको इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि जाड़े के दिनों में वहाँ कुछ भी नहीं उगता है ना, कोई भी फल सब्जी नहीं उगती, तो वे क्या करेंगे, गर्मियों में ही उसको सिक्योर कर लेंगे, उसे धूप में सुखा सुखा के रख लेते हैं। तो इन घरों की जो खासियत है, मोटी मोटी दीवारें और लकड़ी से बना फर्श, लकड़ी की छत, ये किस लिए इनके काम आती है, ये इनको ठंड से बचाने में इनकी मदद करती है। इसीलिए ये मोटी मोटी दीवारें बनाते हैं, लकड़ी का फर्श बनाते हैं, लकड़ी की छतें बनाते हैं, ठीक है, और बाकी सारा मकान पत्थर का रहता है। तो ये हो गया यहाँ पर लद्दाख के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना मैदानी इलाका जो बिल्कुल सुनसान और पथरीला है, उसे चांगथांग कहते हैं। पूछा जाएगा चांगथांग किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना मैदानी इलाका जो बिल्कुल सुनसान और पथरीला हो, उसी को क्या कहेंगे, चांगथांग कहेंगे, ठीक है। और इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद यहाँ सुनसान क्यों है, क्यों यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे सांस लेने में भी मुश्किल होती है, ठीक है, सर दर्द हो जाता है, बहुत कमजोरी महसूस होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। वहां पर न कोई पेट्रोल पंप है और ना ही कोई मैकेनिक। ये बताया गया है कि पहाड़ों पर ऐसी ऐसी जो है स्थिति है कि वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, ना कोई मैकेनिक है, ना पेट्रोल पंप है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी किसके बारे में, लद्दाख के बारे में। अब हम देखेंगे दोस्तों चांगपा घुमंतू लोग जो होते हैं उनके बारे में, ठीक है। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो चांगपा जो है ये घुमंतू लोग होते हैं, और ये लोग सिर्फ 5000 लोग ही एक इलाके में रहते हैं, बड़े इलाके में। और ये जो है घुमंतू होते हैं, हमेशा एक जगह पर ये नहीं रुकते, ये अपनी भेड़ और बकरियों के झुंड को लेकर के पहाड़ों के हरे मैदान की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी भी एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, ठीक है। हरे भरे मैदान के लिए ये इधर उधर या अलग अलग जगह पर जाते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सारा सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि इन्हें इनकी किससे, बकरियों के झुंड से ही मिल जाता है, ठीक है। यानी बकरियों की चमड़ी से ये अपना टेंट बना लेते हैं, ठीक है, उनकी ऊन से स्वेटर बुन लेते हैं। तो ये हो जाता है यहाँ पर चांगपा घुमंतू लोगों के बारे में। अच्छा, इनकी अगर बात करें, इनकी सबसे बड़ी पूंजी जो है वो इनकी भेड़ बकरियां ही होती है। जितनी भेड़ बकरी होगी उतना ही ऊंचा इनका परिवार माना जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो पूंजी है वो भेड़ बकरियां ही है, क्योंकि सारी जरूरत की सामान तो इन्हीं से मिल जाते हैं, ठीक है, खाने पीने का, पहनने का। तो इसीलिए इनकी सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। कौन सी जनजाति की, चांगपा। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जो दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन जिनसे बनती है, इनके बालों से, ठीक है। तो खास तरह की बकरियां पालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पश्मीना ऊन कौन सी जनजाति बनाती है या कौन से घुमंतू लोग बनाते हैं, तो चांगपा, ठीक है। ये एक खास तरह की बकरी पालते हैं और जिसके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। अच्छे, पश्मीना ऊन इतनी फेमस क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा इसके बारे में, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा आएंगे और नरम आएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी रह लेते हैं, इतने मुश्किल हालात में भी ये इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी जिंदगी, क्योंकि जितने ज़्यादा ऊंचाई पर रहेगी, इनकी जो बकरी होती है उसके ऊपर उतने ही ज़्यादा बाल आएंगे और उतने ही नरम बाल आएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं।
चांगपा के लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। ठीक है, घोड़ों और याक पर लाद करके ये घूमते हैं। अब जब भी आगे बढ़ना हो, यानी किसी एक जगह से दूसरे स्थान पर इनको जाना हो और उसके लिए अपना डेरा समेटना हो, तो सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया इनका डेरा समेटने की बात। अच्छा, जहां इनको ठहरना हो वहां कुछ ही देर में अपना टेंट गाड़ के ये वहां पर अपना रहने के लिए अपना घर तैयार कर लेते हैं। और जो इनका रहने का स्थान होता है, जो इनका रहने का टेंट होता है, उसको क्या नाम दिया गया है? रेबो। क्या नाम दिया गया है? रेबो। पेपर में पूछा जा चुका है कई बार और फिर से आने की उम्मीद भी है, तो आप याद रखेंगे कौन सी जनजाति, कौन से घुमंतु लोगों की बात कर रहे हैं? चांगपा, जो कि एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है, और ये अपने टेंट जो है अपने बकरी की और भेड़ की चमड़े से बनाते हैं। इन टेंट को क्या नाम दिया गया है? रेबो। ठीक है, याद रखेंगे इतनी चीजें बिल्कुल। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सील कर जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये बहुत मजबूत और गर्म भी होती है। ठीक है, फिर इन्हीं से अपना टेंट भी बना लेते हैं। इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। ये आपको कथन में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीजें इसीलिए बतानी जरूरी है। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है जहाँ ये रहते हैं, और हवा भी बहुत तेज चलती है। 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति से यहाँ हवा चलती है। रेबो के पास ही, रेबो क्या था? इनका टेंट। इनके पास ही भेड़ बकरियों के रहने के लिए भी जगह ये बना लेते हैं अपने पास ही। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। जो ये चांगपा लोग हैं, ये इसको क्या कहेंगे? जहां इनकी भेड़ बकरियां रहेगी इनके रेबो टेंट के पास, उसको ये कहेंगे उस स्थान को लेखा। ठीक है, लेखा। लेखा किसका नाम है? जहां इनके भेड़ बकरियां रहने की जो जगह बनाई जाती है उसको ये क्या नाम देते हैं? लेखा। याद रखेंगे, रेबो क्या है और लेखा क्या है, दोनों के बीच में अंतर पता चल गया। लेखा किसका बना होता है? तो लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर ये उनके रहने का स्थान बनाते हैं। और हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बना करके रखता है। और साथ ही साथ औरतें और जवान लड़कियों का काम इनके ग्रुप में क्या होता है? रोज सुबह झुंड के लेखा से बाहर निकालकर उनको चराने के लिए ले जाते हैं गिनकर। ठीक है, तो ये जब इनके झुंड में या इनके ग्रुप में जो औरतें होती है वो क्या करती है? रोज सुबह लेखा से बाहर निकालेगी सभी जानवरों को, यानी भेड़ बकरियों को, और फिर उनको गिनेगी और फिर चराने के लिए उनको लेकर के जाती है। तो ये हो गया सारा का सारा लद्दाख के बारे में, वहां रहने वाली जो घुमंतु लोग हैं उनके बारे में। पश्मीना शॉल बनाते हैं, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कश्मीर के बारे में। ठीक है, कश्मीर की ओर चलते हैं। तो कश्मीर में कोई घर पहाड़ पर बना है तो कोई पानी पर, यानी 2 तरह के मिलेंगे, पहाड़ पर बने हुए या फिर पानी में बने हुए। यात्री डल झील में शिकारे में घूमने का मजा लेते हैं। तो डल झील में जो छोटी नाव होती है उसको शिकारा कहते हैं। ठीक है, शिकारा। तो ये शिकारे की मदद से यहाँ पर जाने वाले जो पर्यटक होते हैं वो घूमते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो एक और यहाँ पर हम चीज देखेंगे कि कश्मीर में के हर गली में दिखती है एक बेकरी। क्यों? क्योंकि कश्मीर के लोग जो है वो अपने खाने के लिए घर में रोटियां नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ये इस दुकान से या जो कोई बेकरी है यहीं से अपना खाना खरीदते हैं। ठीक है, घर में नहीं बनाते हैं। तो ये यहाँ की ये एक बताई गई है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, यहाँ की विशेषता। ठीक, तो श्रीनगर की अगर बात करें, श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। ठीक है, किसमें रहते हैं? हाउस बोट में। ये 80 फुट तक लंबे होते हैं। ये आपके कथन में देखने को मिलेगा, आपको इम्पोर्टेंट है बहुत। और बीच में इसकी चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई होगी इसकी 8 से 9 फुट और लंबाई कितनी है? 80 फुट। ठीक है, हाउस बोट
और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर जो हाउस बोट होती है या यहाँ के घर होते हैं श्रीनगर के, इनकी एक खास बात है जिनसे इनकी पहचान होती है, इनकी छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। ठीक है, और इनमें एक खास डिजाइन बना हुआ होता है, उस डिजाइन को क्या नाम दिया गया है? खत्म बंद। याद रखिएगा, कश्मीर में या श्रीनगर में जो यहाँ पर घर होते हैं बड़े बड़े, इनकी हाउस बोट होती है, उसमें एक खास डिजाइन होता है उसकी छत पर, लकड़ी से बना सुंदर नक्काशी का। उस डिजाइन को नाम दिया गया है खत्म बंद। क्या? खत्म बंद, जो जिग्जा पजल के जैसे दिखती है, जैसे जिग्जा पजल होती है कुछ इस प्रकार से, तो उसके जैसी ये जो इस पे नक्काशी होती है कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियां। ठीक है, और क्या खासियत है यहाँ के घरों की? यहाँ के घरों की खासियत एक ये भी है कि यहाँ जालीदार खिड़कियां होती है। सॉरी, ये बाहर की ओर उभरी हुई होती है। यहाँ की खिड़कियां, जालीदार खिड़कियां बाहर की ओर उभरी हुई होती है और इनको नाम दिया जाता है डब। क्या नाम देंगे? डब। तो याद रखिएगा आप इनको। यहाँ के पुराने घरों की खासियत क्या है? जालीदार खिड़कियां, और ये बाहर की ओर उभरी हुई होती है जिसको नाम दिया जाता है डब। ठीक है, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत जो है वो ढलवा होती है, यानी ढलान वाली होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां अब हम देखेंगे दोस्तों डोंगे। डोंगे क्या है? ये बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से छोटी छोटी बोट होती है जिसको डोंगा नाम दिया गया है। ये पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। ये परिवार अपना इसी में अपना रहते हैं। ठीक है, नदी अपनी झेलम नदी के बीच में या डल नदी पर जो ये डोंगे हैं पानी में तैरते रहते हैं, इसी में इनका परिवार रहता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले चांगपा के बारे में जाना था, तो चांगपा की भाषा में जो चांगथांग हमने नाम सुना था अभी थोड़ी देर पहले, उसका मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। ऊंचाई पर जाने पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इतनी ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अभी दिखाती हूं आपको। ये देखिए यहाँ, तो ये चांगथांग के बारे में मैंने आपको बताया था, वही चीज वहां पर दोबारा से रिपीट की गई है। ठीक है, तो ये नया नहीं है, वही चीज बताई गई है। तो इतना आपका कवर हो गया, ये हमने जान लिया श्रीनगर, कश्मीर और लद्दाख के बारे में। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से मैं आपको इसी टॉपिक से जोड़ना चाहूंगी। जो पश्मीना सोल वाली जो बकरियां, भेड़ बकरियां आपको अभी मैंने ऊपर बताई, चांगपा लोग उनको पालते हैं। तो इस सोल के बारे में जो ये बहुत फेमस है पश्मीना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, माना जाता है एक पश्मीना सोल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी इसके अंदर होती है। देखिए 6 स्वेटर एक तरफ और पश्मीना शॉल एक तरफ, इतनी ज्यादा जो है ये गर्मी उत्पन्न करता है या इतना ज्यादा गर्म होता है। इतनी गर्मी या इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। जो ये शॉल होती है ये इतनी गर्म तो होती है लेकिन मोटी नहीं होती। ठीक है, बहुत हल्की होती है। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर जाना। ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है ये बकरियां। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से भी बहुत कम चला जाता है, -40 डिग्री तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको इतनी जो है ठंड में रखा जाता है, ताकि ये अपने आप ही इनके शरीर पर फिर बहुत सारे बारीक बारीक नरम नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में खुद ही झड़ जाते हैं। और ये बाल बहुत ही पतले होते हैं। कितने पतले होते हैं ये भी पेपर में पूछा गया है, कितने पतले होते हैं। तो हमारे एक बाल के बराबर
इनके 6 बाल हो जाते हैं। ठीक है, इस बकरी के 6 बाल और हमारा एक बाल की मोटाई जो है बराबर है। अब ये देख लीजिए आप कितने ज्यादा ये पतले होते होंगे इस बकरी के बाल। ठीक है, तो ये हो गया, पूछा गया है ये पेपर में आपका। इसी के साथ अगर हम बात करें, इसलिए पश्मीना शोलों को पश्मीना मशीनों द्वारा नहीं बुना जाता है। जो ये पश्मीना सोल है इसको मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बारीक होते हैं इसके बाल। इसकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। ठीक है, आपको कथन में देखने को मिलेगा प्रश्न में कि क्या इनकी बुनाई मशीनों से होती है, तो आप कहेंगे नहीं, ये हाथों से बुनाई की जाती है। इनकी विशेष या खास बुनकर होते हैं इसके लिए। और एक बुनकर जो है वो 250 घंटे में बुनाई करता है। एक पश्मीना या एक साधारण से पश्मीना सोल की उसको 250 घंटे लग जाते हैं बुनने में। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। सोचो अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। तो ये थी पश्मीना सोल की कहानी। आपको अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको कवर हुआ ये सभी चीजें। तो यहीं तक हम आज की क्लास को रखेंगे। आप फटाफट से इसको रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई। आज बहुत सारी चीजें कवर हो गई है, लगभग 4 से 5 चैप्टर हमने आज कवर किए। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सो गाइज, आज हम बात करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए सबसे अपडेटेड और बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो वो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगी चक्षु पब्लिकेशन की। वो किस लिए, तो इसके पीछे रीजन देखते हैं किस वजह से इसको बेस्ट बताया गया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो है गाइड। इसकी अलग अलग बुक्स भी आती है, अलग अलग सब्जेक्ट की। गाइड लेना चाहें तो गाइड भी ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ आपको पिछले 4 महीने की इसमें करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। बहुत अपडेटेड बुक है, लेटेस्ट है। और साथ ही साथ पिछले 2 वर्षों के यहाँ पर प्रश्न पत्रों को भी हल किया गया है। तो फुल पैकेज है आपके लिए। इसमें कुल 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, आपके अध्यायवार क्वेश्चंस भी और थ्योरी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस। साथ ही एक और यहाँ पर बेहतरीन बात यह है कि आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना यहीं पे रख के पढ़ना है। आपके सामने विश्लेषण चार्ट होगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले पढ़ना होगा, किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पूरा विश्लेषण चार्ट दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का इस गाइड में। ऐसे ही अलग अलग बुक्स भी इस पब्लिकेशन की आती है और इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां से आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। साथ ही आपके किसी भी आसपास के जो आपका बुक स्टोर होगा वहां भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी।